बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 की हिंदी की पूरक पुस्तक भारत की खोज, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, इसका हम लोग चौथा अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है युगों का दौर। तो इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। तो इससे पहले हम लोग ने भारत की खोज का तीसरा अध्याय पूरा किया था, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हम लोग ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि किस प्रकार यहाँ पर आर्य आए और प्राचीन अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण, वेद, उपनिषद, भारतीय संस्कृति की जो लगातार चल रही विकास की परंपरा थी और व्यक्तिवादी दर्शन, भौतिकवाद, महाकाव्य, इतिहास और महाभारत, भगवद गीता और प्राचीन काल में किस प्रकार जीवन और कर्म हुआ करता था, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म, यहाँ पर बुद्ध की शिक्षा, महावीर और बुद्ध, इन दोनों के बारे में हम लोगों ने वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ा, और चंद्रगुप्त और चाणक्य ने किस प्रकार मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, इसके बारे में जाना, और अशोक ने किस प्रकार विजय प्राप्त की और कैसे वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। ये सब चीज़ें हम लोग पहले इस पाठ का पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर युगों का दौर, इस पाठ के अंतर्गत गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो मौर्य साम्राज्य का अवसान हुआ, यहाँ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। मौर्य साम्राज्य का अवसान हुआ और उसकी जगह शुंग वंश ने ले ली, जिसका शासन अपेक्षाकृत बहुत छोटे क्षेत्र पर था। तो यहाँ पे मौर्य राज्य का अवसान हुआ। अवसान का अर्थ है यहाँ पर समाप्ति, यानी कि उसका अंत हो गया। अवसान का अर्थ है अंत होना, अंत होना या समाप्ति। तो यहाँ पर समाप्ति जो है, उसकी समाप्ति होना यानी कि ख़त्म होना। मौर्य वंश जो है वो समाप्ति की ओर था, समाप्त हो चुका था, और उसकी जगह शुंग वंश ने ले ली, जिसका शासन अपेक्षाकृत बहुत छोटे जगह पर था, बहुत बड़ा नहीं था वो क्षेत्र। दक्षिण में बड़े राज्य उभर रहे थे कहने का मतलब है कि दक्षिण में बड़े राज्य आगे बढ़ रहे थे, वे जो है आगे बढ़ रहे थे, और उत्तर में काबुल से पंजाब तक बाक्ट्री या भारतीय यूनानी फैल गए थे, और काबुल से पंजाब तक बाक्ट्री या भारतीय और यूनानी फैल गए थे, भारतीय यूनानी। मेनांडर के नेतृत्व में उन्होंने पाटलिपुत्र तक पर हमला किया, किंतु उनकी हार हुई। खुद मेनांडर पर भारतीय चेतना और वातावरण का प्रभाव पड़ा और वह बौद्ध हो गया। यहाँ पे चेतना कहते हैं, यहाँ पे भारतीय चेतना से मतलब है विचारधारा। चेतना से तात्पर्य है विचारधारा, भारतीय विचारधारा, भारतीय चेतना। तो खुद मेनांडर पर भारतीय चेतना और वातावरण का प्रभाव पड़ा और वह बौद्ध हो गया। बौद्ध हो गया कहने से मतलब है उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, बुद्ध जो है वो बौद्ध बन गया। वह राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बौद्ध आख्यानों में उसकी लोक प्रसिद्धि लगभग एक संत के रूप में हुई। भारतीय और यूनानी संस्कृतियों के मेल से अफ़गानिस्तान और सरहदी सूबे के क्षेत्र में गांधार की यूनानी बौद्ध कला का जन्म हुआ। तो यूनानी बौद्ध कला का वहाँ पर जन्म हुआ, यानी कि इसको लोग जानने लगे। और यहाँ पर जैसा कि चित्र एक बना हुआ है, तो इस चित्र में हिंदू यूनानी शासक मेनांडर का एक सिक्का है। तो ये उसके समय चलने वाला सिक्का है। भारत के मध्य प्रदेश में सांची के निकट बेस नगर में ग्रेनाइट पत्थर की एक लाट है। लाट कहते हैं स्तंभ को, लाट
लाट कहा जाता है स्तंभ को। यहाँ पर जो है लाट स्तंभ को कहते हैं। स्तंभ जो हेलियोदो स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका नाम है हेलियोदो स्तंभ। इसका समय ईसा पूर्व पहली शताब्दी है और इस पर संस्कृत का एक लेख खुदा है। खुदा है मतलब लिखा हुआ है, पत्थरों में जो है वो खोद कर उसमें लिखा जाता था और वे बहुत समय तक सुरक्षित रहा करती थी। और इसका समय ईसा पूर्व पहली शताब्दी है और इस पर संस्कृत का एक लेख खुदा है। इससे हमें उन यूनानियों के भारतीकरण की झलक मिलती है जो सरहद पर आए थे। सरहद मतलब सीमा। सरहद कहते हैं सीमा को, जो सरहद पर आए थे और भारतीय संस्कृति को जज्ब कर रहे थे। जज्ब करना मतलब उसको ग्रहण करना, उसको स्वीकार करना, मानना। जज्ब ग्रहण करना, जज्ब मतलब ग्रहण, यानी कि उसे मान लेना। तो ये जो है भारतीय संस्कृति को ग्रहण कर रहे थे, अर्थात वे उसमें मिलजुल कर रहना चाहते थे, भारतीय संस्कृति को स्वीकार कर रहे थे। मध्य एशिया में शक सीरियन लोग ऑक्सस अक्षु नदी की घाटी में बस गए थे और मध्य एशिया में जो शक आए हुए थे वे सीरियन लोग जो है वो ऑक्सस यानी कि अक्षु नदी की घाटी में बस गए थे। अक्षु नदी जो है उसके किनारे वो बस गए थे। युई ची सुदूर पूरब से आए और उन्होंने इन लोगों को उत्तर भारत की ओर धकेल दिया। ये शक बौद्ध और हिंदू हो गए। युई चियों में से एक दल कुषाणों का था। उन्होंने सब पर अधिकार करके उत्तर भारत तक अपना विस्तार कर लिया। अब उसने जो है वो सब पर अपना अधिकार करके उत्तर भारत पर जो है अपना विस्तार कर लिया। उन्होंने शकों को पराजित करके उन्हें दक्षिण की ओर खदेड़ा। शक जो है खदेड़ने का मतलब है भगा दिया। खदेड़ा, भगा दिया, यानी कि उसने जो है वहाँ से उन लोगों को हटा दिया। शक काठियावाड़ और दक्षिण की ओर चले गए। इसके बाद कुषाणों ने पूरे उत्तर भारत पर और मध्य एशिया के बहुत बड़े भाग पर अपना व्यापक और मजबूत साम्राज्य कायम किया। उनमें से कुछ ने हिंदू धर्म को अपना लिया, लेकिन अधिकांश लोग बौद्ध हो गए। उनका सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क उन बौद्ध कथाओं का भी नायक है, जिनमें उसके महान कारनामों, सार्वजनिक कामों का जिक्र किया गया है। जिक्र करना मतलब बताना, और कारनामों कहते हैं कार्यों को। कारनामों, कारनामों का अर्थ है उसके कार्यों को, कार्यों। और जिक्र करना का मतलब होता है बताना। तो उनका सबसे जो बड़ा सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क उन बौद्ध कथाओं का भी नायक है, जिसमें उनके महान कारनामों और उसके जो है सार्वजनिक काम जो वो सबके लिए किया करता था, सार्वजनिक काम को भी बताया गया है। उसके बौद्ध होने के बावजूद ऐसा लगता है कि राज्य धर्म का स्वरूप कुछ मिला जुला था, जिसमें ज़रथुस्त्र के धर्म का भी योगदान था। ज़रथुस्त्र जो है वो पारसी धर्म को कहा जाता है। ज़रथुस्त्र पारसी धर्म, ये पारसी धर्म है। तो
के धर्म का भी योगदान था, इस धर्म का भी योगदान था। यह सरहदी सूबा जो कुषाण साम्राज्य कहलाया, सूबा कहते हैं एक समुदाय में रहने वाले लोग, और उसकी राजधानी आधुनिक पेशावर के निकट थी। पेशावर जो है जगह का नाम है। तक्षशिला का पुराना विश्वविद्यालय भी उसके निकट था। वह बहुत से राष्ट्रों से आने वाले लोगों के मिलने का स्थान बन गया, क्योंकि वो विश्वविद्यालय था। वहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आया करते थे छात्र पढ़ने के लिए। यहाँ भारतीयों की मुलाकात सिदियनों, युई चियों यानी कि खानाबदोश लोग, युई चियों कहा गया है खानाबदोश लोगों को। ये लोग जहाँ जाते हैं वहीं बस जाते हैं और इनका कोई स्थायी निवास नहीं होता। ये जहाँ जाते हैं अपनी ज़रूरत की चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं और उसी से अपना जीवन बिताते हैं। तो युई चियों यहाँ पे कहा गया है, युई चियों, ये कहा गया है खानाबदोश लोग, जिनका कि कोई स्थायी निवास नहीं होता, खानाबदोश लोग। तो इस तरह से यहाँ पर युईचियों ईरानियों, बाख्तरी यूनानियों और तुर्कों और चीनियों से होती थी। तो यहाँ भारतीयों की मुलाकात जो है अलग अलग जगह के लोगों से होती थी और ये विभिन्न संस्कृतियाँ एक दूसरे को प्रभावित करती थीं। इनके आपसी प्रभावों के परिणाम स्वरूप अब जहाँ पर इतने सारे लोग मिलेंगे, इतनी तरह के, जिसकी सोच अलग है, धर्म अलग है, उनका जीवन शैली अलग है, तो ऐसे लोग अगर मिलेंगे तो ये विभिन्न संस्कृतियाँ एक दूसरे को प्रभावित करती थी। किसी के धर्म की, किसी के जीवन की कोई चीज़ अच्छी लगती थी, तो ये इनके आपसी प्रभावों के परिणाम स्वरूप मूर्तिकला और चित्रकला की एक सशक्त शैली ने जन्म लिया। सशक्त का मतलब होता है मजबूत, सशक्त मजबूत। तो यहाँ पर सशक्त कहा गया है एक मजबूत कला शैली ने जन्म लिया। इतिहास की दृष्टि से इसी ज़माने में चीन और भारत के बीच पहले संपर्क हुए और 64 ईस्वी में यहाँ चीनी राजदूत आए। 64 ईस्वी में यहाँ चीनी राजदूत आए। उस समय चीन से भारत को जो तोहफे मिले उनमें आड़ू और नाशपाती के पेड़ थे। तो भारत को जो तोहफ़ा मिला वो तोहफे कहते हैं उपहार को। तोहफे, उपहार, भेंट कहते हैं इसको, भेंट भी कहा जाता है। तो जो तोहफे मिले उनमें आड़ू और नाशपाती के पेड़ थे। गोबी रेगिस्तान के ठीक किनारे तुर्फान और कूचा में भारतीय, चीनी और ईरानी संस्कृतियों का अद्भुत मेल हुआ। तो यहाँ पे गोबी रेगिस्तान कहा जाता है एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। गोबी रेगिस्तान एशिया का, इसका अर्थ है एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, सबसे बड़ा रेगिस्तान, सबसे बड़ा रेगिस्तान जो चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है, जो चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है, जो चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है। तो गोबी रेगिस्तान का अर्थ ये है। तो और ईरानी संस्कृतियों का अद्भुत मेल हुआ। कुषाण काल में
बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बँट गया, महायान और हीनयान। उन दोनों के बीच मतभेद उठ खड़े हुए। भारतीय परंपरा के अनुसार बड़ी बड़ी सभाओं में इन समस्याओं पर विवाद आयोजित किए जाने लगे। इन बहसों में सारे देश के प्रतिनिधि भाग लेते थे। इन विवादों में एक नाम सबसे अलग और विशिष्ट दिखाई पड़ता है। विशिष्ट का अर्थ होता है विशेष। विशिष्ट का अर्थ है विशेष। विशिष्ट दिखाई पड़ता है और इसमें जो है यह नाम नागार्जुन का है, जो ईसा की पहली शताब्दी में हुए। उनका व्यक्तित्व महान था और वे बौद्ध शास्त्रों और भारतीय दर्शन दोनों के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्हीं के कारण भारत में ये जो नागार्जुन थे, इनके कारण भारत में महायान की विजय हुई। महायान के ही सिद्धांतों का प्रचार चीन में हुआ। लंका और बर्मा, वर्तमान श्रीलंका और म्यांमार हीनयान को मानते रहे। तो लंका और बर्मा में हीनयान को माना जाता रहा। वर्तमान श्रीलंका और म्यांमार जो है वो बर्मा को कहा जाता है। बर्मा जो है वर्तमान श्रीलंका और म्यांमार है। तो कुषाणों ने अपना भारतीयकरण कर लिया था। भारतीयकरण करना मतलब भारतीय रिवाजों, परंपराओं आदि को स्वीकार कर लेना। भारतीय रिवाजों, परंपराओं आदि को स्वीकार कर लेना। भारतीयकरण। भारतीय रिवाजों, परंपराओं आदि को स्वीकार कर लेना। तो यहाँ पर भारतीयकरण होने का मतलब होता है कि यहाँ के नियम, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं आदि को मान लेना। तो कुषाणों ने अपना भारतीयकरण कर लिया था। वे भारतीय संस्कृति के संरक्षक हो गए थे, यानी कि भारतीय संस्कृति की सुरक्षा करने वाले, रक्षा करने वाले हो गए थे। फिर भी राष्ट्रीय विरोध की एक अंतर्धारा उनके शासन के खिलाफ बराबर चल रही थी। बाद में जब भारत में नई जातियों का आगमन हुआ तो ईसा की चौथी शताब्दी के आरंभ में विदेशियों का विरोध करने वाले इस राष्ट्रीय आंदोलन ने निश्चित रूप ग्रहण कर लिया। एक दूसरे महान शासक ने, जिसका नाम भी चंद्रगुप्त था, नए हमलावरों को मार भगाया और एक शक्तिशाली विशाल साम्राज्य कायम किया। इस तरह ईसा 320 में गुप्त साम्राज्य का युग आरंभ हुआ। इस साम्राज्य में एक के बाद एक कई महान शासक हुए जो युद्ध और शांति दोनों कलाओं में सफल हुए। लगातार हमलों ने विदेशियों के प्रति प्रबल विरोधी भावना को जन्म दिया, यानी कि विदेशियों के प्रति विरोध की भावना आने लगी और देश के पुराने ब्राह्मण क्षत्रिय तत्वों को मातृभूमि और संस्कृति दोनों की रक्षा के बारे में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। जो विदेशी तत्व यहाँ घुल मिल गए थे उन्हें स्वीकार कर लिया गया, लेकिन हर नए आने वाले को प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा और पुराने ब्राह्मण आदर्शों के आधार पर सजातीय राज्य कायम करने का प्रयास किया गया। यहाँ पे प्रबल का अर्थ होता है ताकतवर, बहुत ही मजबूत। तो इस तरह से ऐसे हर नए आने वाले को ऐसे जो है प्रबल विरोध का सामना करना पड़ता था और इस आधार पर पुराने ब्राह्मण आदर्शों के आधार पर सजातीय, यानी कि एक जाति के राज्य कायम करने का प्रयास किया गया।
लेकिन क्रमशः इन आदर्शों में ऐसी कट्टरता विकसित होने लगी थी जो इनके स्वभाव के विपरीत थी। तो यहाँ पर ये कहा गया कि जब जब अंग्रेज विदेशी तत्व जब यहाँ पर आए तो इसका जो है लोगों ने बहुत ही विरोध करना शुरू कर दिया और अपनी संस्कृति और अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए वो जो है चिंतित होने लगे, सोच विचार करने लगे। और इस तरह से इन आदर्शों में भी जो बाकी लोग थे जो सजातीय राज्य बनाना चाहते थे, तो ऐसे लोगों को भी जो है ऐसी कट्टरता का सामना करना पड़ा जो इनके स्वभाव के विपरीत थी। तो आरंभ में जब आर्य यहाँ उस स्थान पर आए जिसे उन्होंने आर्यावर्त या भारतवर्ष कहा था, तब भारतवर्ष के सामने समस्या यह थी कि इस नई जाति और संस्कृति के बीच समन्वय कैसे कायम किया जाए। भारत ने इस स्थिति का सामना करते हुए मिली-जुली भारतीय आर्य संस्कृति की मजबूत बुनियाद पर निर्मित एक स्थायी हल प्रस्तुत किया। निर्मित का अर्थ होता है बना हुआ। निर्मित मतलब बना हुआ। निर्मित का अर्थ है बना हुआ। तो उन्होंने मिली जुली संस्कृति को जो है चाहा कि इसी के आधार पर समन्वय किया जाए, यानी कि सब मिलजुल कर रहें। तो वो जो है इस चीज़ को बताना चाहते थे। लेकिन समय समय पर अजीब रस्मों और यहाँ पर एक स्थायी हल प्रस्तुत किया। कहने का मतलब है कि वे जो है इसके लिए एक स्थायी हल प्रस्तुत किए, यानी कि वो इसका जो है हल निकाले, इसके लिए उपाय निकाला। दूसरे विदेशी तत्व यहाँ आए और जज्ब होते गए और दूसरे जो विदेशी तत्व थे वो यहाँ आकर यहीं पर मिलजुल कर रहने लगे, यहाँ की संस्कृति में घुल मिल गए। लेकिन समय समय पर अजीब रस्म रिवाज वाले अजनबी लोगों के हमलों ने उसे हिला दिया। वह इन हमलों को अनदेखा नहीं कर सकता था, क्योंकि इन्होंने केवल उसके राजनीतिक ढांचे को ही नहीं तोड़ा, बल्कि उसके सांस्कृतिक आदर्शों और सामाजिक ढांचों के लिए भी खतरा पैदा कर दिया। इनके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई उसका रूप मूलतः राष्ट्रवादी था। राष्ट्रवादी उसे कहते हैं जो राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखने वाला होता है। जो राष्ट्रवादी लोग होते हैं उनके लिए राष्ट्र ही सबसे पहले होता है, प्रथम स्थान पर राष्ट्र है। तो राष्ट्रवादी हम लोग कहेंगे, राष्ट्रवादी यानी कि राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि, राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखने वाला, राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखने वाला जो है राष्ट्रवादी कहलाता है। तो उसमें राष्ट्रवाद की शक्ति भी थी और संकीर्णता भी। संकीर्णता कहते हैं कि सोच का दायरा अत्यंत छोटा होना, यानी कि वो जो है इसके बारे में विस्तार से नहीं सोचते थे। तो संकीर्णता का अर्थ है संकीर्णता कहते हैं सोच का दायरा, यानी कि वो बहुत सीमित चीज़ों के बारे में सोचा करते थे। सोच का दायरा अत्यंत छोटा होना, बहुत वो दूर का नहीं सोच पाते थे। तो इस तरह से उनमें राष्ट्रवाद की शक्ति भी थी और संकीर्णता भी थी। धर्म और दर्शन, इतिहास और परंपरा, रीति रिवाज और सामाजिक ढांचा, जिनसे मिलकर ये जो है देश बनता है, मनुष्य जिसमें रहता है, तो वहाँ पर उसके रीति रिवाज और उसका सामाजिक ढांचा, यानी कि जो समाज में बनाए गए नियम होते थे,
जिसके व्यापक घेरे में उस समय के भारत के जीवन के सभी पहलू आते थे, जिसे ब्राह्मणवाद या हिंदूवाद कहा गया। तो वह इस राष्ट्रवाद का प्रतीक बना। यह दरअसल राष्ट्रीय धर्म था, जिससे वे तमाम गहरी जातीय और सांस्कृतिक प्रवृत्तियां प्रभावित हुईं। तो इसमें जो है, जो आज हर जगह राष्ट्रीयता की बुनियाद में मौजूद है। जिस बौद्ध धर्म का जन्म भारतीय विचार से हुआ था, उसके लिए भारत वह पुण्य भूमि थी जहाँ बुद्ध ने जन्म लिया। तो जिस बौद्ध धर्म का जन्म भारतीय विचार से हुआ था, उसके लिए भारत वह पुण्य भूमि थी जहाँ बुद्ध ने जन्म लिया, उपदेश दिया और वहीं उनका निर्वाण हुआ। पर बौद्ध धर्म मूल रूप में अंतर्राष्ट्रीय था, विश्व धर्म था। जैसे जैसे उसका विकास और विस्तार हुआ, वैसे वैसे उसका यह रूप और विकसित होता गया। इसलिए पुराने ब्राह्मण धर्म के लिए स्वाभाविक था कि वह बार बार राष्ट्रीय पुनर्जागरण का प्रतीक बने। पुनर्जागरण कहते हैं, पुनर्जागरण पुनर्जागरण कहा जाता है बार बार उत्साहित करते हुए बनाए रखने का प्रयास। बार बार उत्साहित करते हुए बनाए रखने का प्रयास। तो किसी चीज़ को बनाए रखने के लिए बार बार प्रोत्साहित करना, उत्साहित करना, ये पुनर्जागरण होता है। यह तो इस तरह से इसलिए पुराने ब्राह्मण धर्म के लिए स्वाभाविक था कि वह बार बार राष्ट्रीय पुनर्जागरण का प्रतीक बने। यह धर्म और दर्शन, जो यहाँ पर धर्म और दर्शन भारत के भीतरी धर्मों और जातीय वर्गों के जातीय तत्वों के प्रति तो सहनशील था। तो ये जो है भारत के भीतरी धर्मों और जातीय तत्वों के प्रति तो सहनशील और उदार था, पर विदेशियों के प्रति उसकी उग्रता बराबर बढ़ती जाती थी। उग्रता कहते हैं क्रोधपूर्ण सोच को। उग्रता, क्रोधपूर्ण सोच। तो ऐसे जो है उनके प्रति, विदेशियों के प्रति इनकी उग्रता बराबर बढ़ती जाती थी और वह अपने आप को उनके प्रभाव से बचाने की कोशिश करता था। ऐसा करने से उनमें जो राष्ट्रवादी चेतना पैदा हुई, वह अक्सर साम्राज्यवाद की शक्ल अख्तियार करने लगती थी। अख्तियार करना मतलब अपनाना। अख्तियार, अख्तियार का अर्थ होता है अपनाना। तो वो जो है साम्राज्यवाद की शक्ल को अपना लेती थी, साम्राज्यवाद के रूप में दिखाई देती थी। गुप्त शासकों का समय बहुत प्रबुद्ध, शक्तिशाली, अत्यंत सुसंस्कृत और तेजस्विता से भरपूर था। तेजस्विता कहते हैं ओज को, जिसमें एक चमक हो। तो गुप्त शासकों का समय बहुत प्रबुद्ध, यानी कि बहुत ही ज्ञान से भरा हुआ, शक्तिशाली और सुसंस्कृत भी था और उसमें तेजस्विता से भरपूर था। तो फिर भी उसमें साम्राज्यवादी प्रवृत्तियाँ जो है विकसित हो गई थी। इनके बहुत बड़े शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। साहित्य और कला की दृष्टि से यह बहुत शानदार समय था, जबकि यहाँ पर जो है ज्ञान, कला, इन सब का भी विकास हुआ। चौथी शताब्दी के आरंभ से लेकर 150 वर्ष तक गुप्त वंश ने उत्तर में एक बड़े शक्तिशाली और समृद्ध राज्य पर शासन किया। समृद्ध का मतलब होता है धनी, संपन्न। यहाँ पे समृद्ध से मतलब है संपन्न राज्य, जहाँ की सारी चीज़ें मिलती हों और जहाँ कोई कमी ना हो। तो हर तरह से वो संपन्न राज्य था। तो उस पर जो है ये गुप्त वंश ने
शासन किया। इसके बाद लगभग 150 वर्ष तक उनके उत्तराधिकारी अपने बचाव में लगे रहे और साम्राज्य सिकुड़ कर लगातार छोटा होता चला गया और मध्य एशिया से नए आक्रमणकारी लगातार भारत पर हमला कर रहे थे। ये गोरे हूण कहलाते थे, जिन्होंने मुल्क में बड़ी लूट मार की। मुल्क कहते हैं देश को, मुल्क कहा जाता है देश को। तो यहाँ पर जो है उन्होंने पूरे मुल्क में बड़ी लूट मार की। ये जो मध्य एशिया से आए थे ये आक्रमणकारी, इसे गोरे हूण कहलाते थे ये, और इन्होंने बहुत लूट मार की। अंततः यशोवर्मन के नेतृत्व में, यशोवर्मन व्यक्ति का नाम है, के नेतृत्व में संगठित होकर उन पर आक्रमण किया गया और उनके सरदार मिहिर गुल को बंदी बना लिया गया। लेकिन गुप्तों के वंशज बालादित्य ने उनके प्रति उदारता का व्यवहार किया और उसे भारत से लौट जाने दिया। मिहिर गुल ने इसके बदले लौटकर अपने मेहरबान पर कपटपूर्ण हमला कर दिया। मेहरबान कहते हैं कि जो कृपा करने वाला होता है उसे मेहरबान कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और इसका शेष भाग हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।